Hey guys, welcome to Ravi's English classes. So, our today's topic is non-fiction third filmmaking by Ingmar Bergman. This is question answers part first. Okay, so let's get started this video without wasting any time. तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट चाइल्डहुड मेमोरीज डज द ऑथर रिकलेक्ट दैट हैड अ बियरिंग ऑन हिज लेटर इन्वॉल्वमेंट विद फिल्म मेकिंग। इट मीन्स चाइल्डहुड की, बचपन की वो कौन सी मेमोरीज है, वो कौन सी यादें हैं, स्मृतियां हैं जिनको लेकर याद करता है, जो बाद में उसके फिल्म निर्माण में शामिल होने का आधार बनी। तो इसका आंसर है द चाइल्डहुड मेमोरीज दैट लेड द ऑथर टू फिल्म मेकिंग स्टार्ट विद द फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्टर विद इट्स चिमनी एंड लैम्प विच वर मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग फॉर द ऑथर। और राइटर कहते हैं कि वो चाइल्डहुड की मेमोरीज, बचपन की वो यादें जो ऑथर को फिल्म मेकिंग के लिए प्रेरित करती है या आगे बढ़ाती है, वो स्टार्ट होती है एक उनका फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्टर विद इट्स चिमनी एंड लैम्प, जो उनके चिमनी और लैम्प के साथ में होती है। विच वर मिस्टीरियस, जो कि बहुत आधा रहस्यमयी थी, एंड फैसिनेटिंग फॉर द ऑथर, और ऑथर के लिए वो फैसिनेटिंग थी, आकर्षक थी। The author recalls that his first film was 9 feet long and brown in color. ऑथर याद करते हुए कहते हैं कि उनकी फर्स्ट फिल्म थी वो 9 फीट लॉन्ग थी और कलर उसका ब्राउन था। He also memorized that his grandmother had a very large apartment in Upasla. वो याद करते हुए कहते हैं कि उनकी दादी माँ का एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट, एक बहुत बड़ा घर था उपासना उपासला में, वेयर ही यूज टू लिसन द कैथेड्रल बेल्स एंड अ पियानो फ्रॉम अ पिक्चर। हाँ बच्चों, एक्चुअली उनकी दादी माँ रहती थी उपासना वेनिस में। वो जहाँ जब भी वहाँ जाते थे तो वहाँ देखते थे एक वॉल पर उनके दादी के वहाँ एक दीवार पर एक पिक्चर लगा हुआ था वेनिस का। उस पिक्चर्स में जो चर्च बना हुआ था या रिवर था, उन उनको फील होता था। ऐसे लगता था कि उसमें जो कैथेड्रल बेल्स है वो वास्तव में बज रही हो, उसको फील करते थे। पियानो की आवाज़ आती थी, उसमें रिवर की आवाज़ आती थी, दिखती भी ऐसे लगती थी जैसे फ्लो कर रही हो। तो ये सब उनका एक इमेजिनेशन था। तो इसीलिए उन्होंने कहा एवरीथिंग वॉज द पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिव एसोसिएशन विद चाइल्डहुड। वो कहते हैं कि उनका जो जितना भी क्रिएटिव माइंड या क्रिएटिविटी है, वो सब कुछ उनके चाइल्डहुड से अटैच्ड जुड़ी हुई है। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what connection does the author draw between film making and conjuring? वो ऑथर कहते हैं कि फिल्म मेकिंग, फिल्म निर्माण, और कंजूरिंग, जादू करने जैसी हाथ की सफाई के बीच क्या संबंध बताता है। देखिए, कंजूरिंग क्या होता है? कंजूरिंग होता है किसी के इमोशन से खेलने वाला, उसको पता भी नहीं चलता है ना, जादू जैसा उसके ऊपर कर देता है वो। एक जस्ट लाइक ब्रेन वॉश करना, एक तरह से कह सकते हैं कि जब मूवी दिखाई जाती है तो हम पूरी तरह से उसी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो कहलाता कंजूरिंग। तो यहाँ पर लेखक फिल्म मेकिंग और कंजूरिंग के बीच क्या संबंध बताता है? The author says that filmmaking and conjuring are almost the same thing because both require deception of human eyes. Deception means धोखा। ऑथर कहते हैं कि फिल्म मेकिंग और कंजूरिंग करीब करीब एक जैसी चीजें हैं, बिकॉज क्योंकि दोनों ही क्या करती है, डिसेप्शन ऑफ ह्यूमन आईज, ह्यूमन आईज को धोखा देती है, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या कंजूरिंग हो। ही सेज दैट द मोस्ट ऑफ द टाइम व्यूअर इज कॉट बिटवीन द फ्रेम ऑफ द मूवी। वो कहता है कि अधिकतर समय जब फिल्म देखता है, कोई भी मूवी देखता है, व्यूअर, व्यूअर मीन्स देखने वाला, दर्शक, तो वो क्या करता है, एक तरह से उस मूवी के फ्रेम में ही कॉट, इसका मतलब फिक्स हो जाता है, वो पूरी तरह से उसी में
इन्वॉल्व हो जाता है, उसको और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता, एक तरह से उसके दिमाग पर जादू जैसा हो जाता है. With the help of certain filming instrument, any false emotion or situation seems to be a real life event. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फिल्मिंग इंस्ट्रूमेंट, कुछ निश्चित फिल्मी इंस्ट्रूमेंट उपकरणों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, एनी फॉल्स इमोशन और सिचुएशन, कोई भी झूठा भाव या स्थिति को इस तरह से बताया जाता है, वो इस तरह प्रतीत होती है टू बी रियल लाइफ इवेंट, ऐसा लगता है वह कोई हकीकत की या वास्तविक जीवन की कोई घटना हो. जैसा कि ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब प्रैक्टिकल है, मूवीज देखते रहते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है, वो इतना अच्छे से पिक्चराइजेशन किया जाता है, तो ऐसे लगता है कि ये हमारे ही लाइफ का एक पार्ट है. तो ये कैसा हो गया, एक मैजिक जैसा, जादू जैसा छा जाता है. सो पीपल एक्सप्रेस दैट रियल इमोशंस वाइल वॉचिंग द मूवी. ये ऐसा ही जो लोग हैं वो एक्सप्रेस करते हैं रियल इमोशंस को जब वो मूवी देखते हैं, वो वाइल वॉचिंग द मूवी, मूवी देखते समय जो लोग हैं वो ऐसा ही एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को. कई लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई सैड सीन आ रहा हो तो वो रोने लग जाते हैं. यदि कोई बहुत ही एंजॉयमेंट वाला वहाँ सीन आता है तो वो आराम से खुल के बहुत हंसते हैं, एंजॉय करते हैं. तो इस तरह से जो रील होता है वो रियल लाइफ में एकदम एक्चुअल लगता है. इन दिस वे, इन फिल्म मेकिंग ही यूजेस ट्रिक्स फॉर द ऑडियंस टू स्पेल बाउंड देम. इस तरह से एक फिल्म मेकिंग में ही जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या करता है, ही यूजेस ट्रिक्स फॉर द ऑडियंस टू स्पेल बाउंड देम. इस मतलब ऑडियंस को टू स्पेल बाउंड देम, उसके साथ बांधे रखने के लिए, मूवी के साथ बांधे रखने के लिए, ऐसा लगता है उसको जादू से बांध दिया हो, स्पेल बाउंड, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो, उनको जादू से बांध दिया हो. इस तरह से यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि फिल्म मेकिंग और कंजूरिंग दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है, दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम थिंग है, दोनों में ही व्यक्ति पूरी तरह खो जाता है और एकदम जो चीज़ देखता है सामने उसको अपने रियल लाइफ की तरह मानने लगता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the nature of the first impressions that form the basis for a film. क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्हाट इज द नेचर ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन, जो फर्स्ट इम्प्रेशंस होते हैं, जो पहले प्रभाव होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्या नेचर होता है उनका, दैट फॉर्म द बेसिस फॉर अ फिल्म, जो फिल्म के लिए बेसिस, आधार बनते हैं. तो आंसर इसका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट फॉर्म द बेसिस फॉर अ फिल्म आर द एलिमेंट्स विच आर नॉट क्लियर इन माइंड. वो कहते हैं कि किसी भी, देखिए उन्होंने कहा कि द एलिमेंट्स, वो तत्व होते हैं विच आर नॉट क्लियर इन माइंड, जो कि माइंड में क्लियर नहीं होते. किसी भी फिल्म को बनाने के लिए जो पहले इम्प्रेशंस आते हैं दिमाग में, वो एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लियर ही नहीं होते दिमाग में. ही सेज दैट अ बिट ऑफ कॉन्वर्सेशन, अ शाफ्ट ऑफ लाइट, an unrelated event or a note of music may be such element. वो कहते हैं कि a bit of conversation, कुछ छोटी मोटी वार्तालाप किसी के साथ भी, वो किसी के साथ भी हो सकती है, कुछ छोटी सी किसी के साथ वार्तालाप हुई है. a shaft of light, कोई रोशनी की किरण, shaft of light, कोई भी रे, किसी भी रोशनी की किरण, जैसे बताया था चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा हो कि बैठा रहे और कहीं से कोई एक छोटी सी किरण अंदर आती रहे सूर्य के प्रकाश की, तो वो भी एक आइडिया दे देता है कोई मूवी बनाने के लिए. एन अनरिलेटेड इवेंट, कोई भी एक ऐसी घटना हो सकती है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं हो दूर दूर तक. और अ नोट ऑफ म्यूजिक, या किसी भी म्यूजिक का छोटा सा गुनगुनाहट, कोई भी नोट, ये ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं विच क्रिएट एन आइडिया टू मेक अ फिल्म, जो कि एक फिल्मकार के दिमाग में एक आइडिया दे सकता है एक फिल्म बनाने के लिए. इट मीन्स राइटर कहते हैं कि कोई पूरी फिल्म एक बार में नहीं बनती, उसके लिए पहले आइडिया आता है और वो आइडिया बैठकर सोचा नहीं जाता है,
वो आइडिया ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है वो किसी भी चीज़ को देखकर। जैसे कि बताया उन्होंने, कोई छोटी सी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई एक रोशनी की किरण हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट, एक घटना हो सकती है जो कि अनरिलेटेड हो, जो कि किसी से रिलेटेड ना हो, और एक नोट ऑफ म्यूजिक, एक छोटा सा हल्का सा कोई संगीत की धुन हो सकती है। ये सब ऐसी एलिमेंट्स, ऐसी घटनाएं हो सकती है जो कि दिमाग में अस्पष्ट हो। द ऑथर से दैट इट इजंट अ स्टोरी दैट टेक्स द शेप ऑफ अ फिल्म। ये कहती है कोई कोई स्टोरी नहीं होती हमेशा कि भाई हमने कोई स्टोरी सुनी और फिर उसके ऊपर मूवी बनाए, ऐसा नहीं होता। बट इट इज एन आइडिया और अ फीलिंग, a reflex of a second that draws into a film if it followed beautifully। वो कहते हैं कि कोई एक स्टोरी नहीं होती जो कि एक मूवी का शेप लेता हो कि भाई उस पर हम पिक्चर बनाए। ये तो एक आइडिया हो सकता है, या कोई एक फीलिंग हो सकती है, या फिर एक सेकंड का कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है किसी चीज का, जैसे अभी बताया कोई रोशनी की किरण हो सकती है। इस तरह से किसी भी चीज का एक सेकंड का रिफ्लेक्शन हो सकता है जो हमारे दिमाग में क्या ले देती है, एक फिल्म बनाने का आइडिया ला देती है। यदि उसे बहुत सुंदर तरीके से उसका अनुसरण किया जाए तो वो पिक्चर बहुत सुंदर बनती है। इस तरह से इसमें ऑथर ने बताया कि किस तरह फर्स्ट इम्प्रेशंस होते हैं जो कि एक मूवी का रूप ले लेती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्ट फॉर्म इज फिल्म मेकिंग क्लोजेस्ट टू। विच आर्ट फॉर्म, वो कौन सी कला होती है जो फिल्म निर्माण के सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नज़दीक होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलैरिटी। इस समानता का रीजन क्या है, कारण क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग फिल्म मेकिंग इज द क्लोजेस्ट टू म्यूजिक, कि जो फिल्म मेकिंग है वो किसके पास में सबसे नज़दीक होती है, म्यूजिक, संगीत के। ही सेज दैट म्यूजिक एंड इट्स इम्प्रेसिव रिदम आर वेरी क्लोजर टू अ फिल्म। वो कहते हैं कि म्यूजिक और इसका प्रभावशाली रिदम ये एक फिल्म के बहुत नज़दीक होते हैं। विदाउट म्यूजिक अ फिल्म इज लाइक अ डेड प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री। ये इन्होंने, राइटर ने यहाँ तक कह दिया कि विदाउट म्यूजिक, म्यूजिक के बिना एक फिल्म बिल्कुल एक फैक्ट्री के मृत प्रोडक्ट की जैसे होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता। ही सेज दैट म्यूजिक डायरेक्टली अफेक्ट आवर बॉडी, माइंड एंड सोल। वो कहते हैं कि जो संगीत है वो सीधे तौर पे हमारी बॉडी, माइंड और आत्मा, सॉल, इनको अफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। इन मतलब कि म्यूजिक का प्रभाव सीधा हमारे पूरी बॉडी पर, माइंड पर और सोल पर। इट मीन्स म्यूजिक अफेक्ट्स नॉट ओनली आवर माइंड, आवर बॉडी, बट ऑल्सो आवर सोल। इट मीन्स पूरी तरह से हमें प्रभावित करता है। इट मीन्स नो फिल्म कैन गेट सक्सेस विदाउट म्यूजिक। इसका मतलब कि कोई भी फिल्म म्यूजिक के बिना सक्सेस नहीं हो सकती। दस ही प्रूव्स दैट म्यूजिक इज द क्लोजेस्ट फॉर्म टू फिल्म मेकिंग। इस तरह उन्होंने वो साबित करते हैं ऑथर कि फिल्म निर्माण के लिए सबसे नज़दीक जो उसके है वो म्यूजिक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वाइट ऑफन अ फिल्म मेड आउट ऑफ अ बुक इज नॉट वेरी सक्सेसफुल, डिस्कस। ये क्वेश्चन कहता है कि प्राय कोई फिल्म जो किसी बुक पर आधारित होती है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होती। इसको डिस्कस कीजिए, इसके इंटरप्रेट करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड लिटरेरी वर्क। ऑथर के अकॉर्डिंग फिल्म और साहित्य कार्य दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एवरी लिटरेरी वर्क हैज एन इरेशनल एस्पेक्ट विच मेक्स अ रीडर कनेक्टेड टू इट। एवरी लिटरेरी वर्क हैज एन इरेशनल एस्पेक्ट। हर लिटरेरी वर्क में एक क्या होता है, इरेशनल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स पहलू, एक अतार्किक पहलू होता है विच मेक्स अ रीडर कनेक्ट टू इट, जो कि रीडर को इसके साथ कनेक्ट करता है। एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिएशन इज नॉट फिजिकल। और ये जो लिटरेरी क्रिएशन का एस्पेक्ट, जो पहलू है, वो फिजिकल नहीं होता। ये क्या होता है, इट इज़ एन इमोशन। ये एक इमोशन होता है
दैट कैन नेवर बी पुट इनटू इनैक्टमेंट, जो किसी अधिनियम में नहीं रखा जा सकता, जिसको लिखित में नहीं वैसे नहीं बताया जा सकता, एंड नेवर बी कन्वर्टेड इनटू फिल्म, और इसलिए उसको फिल्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, बता दिया। वो क्या होता है, फिजिकल होता है, सॉरी फिजिकल नहीं होता है, वो एक इमोशन होता है, और इमोशन को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एक फिल्म में। इफ अ लिटरेरी वर्क इज फोर्सफुली कन्वर्टेड इनटू अ मूवी, यदि लिटरेरी वर्क को फोर्सफुली जबरदस्ती एक मूवी में कन्वर्ट भी किया जाता है, तो इट डिस्ट्रॉय द स्पेशल इरेशनल डायमेंशन ऑफ द फिल्म। ये फिल्म के जो एक इरेशनल डायमेंशन है, जो अतार्किक है उसमें, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो अ फिल्म बेस्ड ऑन अ बुक हैज़ नो ओरिजिनलिटी, और इस तरह से फिल्म में, जो बुक पर बेस्ड फिल्म होती है, उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती है, कोई वास्तविकता नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, इसलिए ये सक्सेसफुल भी नहीं होती है। What, according to Bergman, is the relationship between a filmmaker and his audience? बर्गमन के अनुसार एक फिल्म मेकर, एक फिल्म निर्माता और उसके ऑडियंस मीन्स दर्शकों के बीच में क्या संबंध होता है? According to Bergman, there is a free relationship between filmmaker and his audience. बर्गमन के अनुसार ऑडियंस और फिल्म मेकर के बीच में एक फ्री रिलेशनशिप होता है, एक स्वतंत्र संबंध होता है। He says that a film is made to create reaction. वो कहते हैं कि क्रिएट रिएक्शन, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए ही एक फिल्म बनती है। बिकॉज रिएक्शन इज द मेन एलिमेंट ऑफ मूवी, क्योंकि मूवी का मेन एलिमेंट, मुख्य तत्व ही क्या होता है, रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है यहाँ ऑथर का, यहाँ कहने का मतलब है कि कोई फिल्म बनी और उस पर यदि ऑडियंस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना अच्छे का ना बुरे का, तो इस तरह से क्या, कौन सी फिल्म साबित हो जाती है, वो मोनोटोनस, इट मीन्स नीरस, इनडिफरेंस रहते हैं उसमें आपके जो ऑडियंस है। तो वो कहते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन कि हाँ अच्छी लगी या बुरी लगी, उसको देखकर फिल्म मेकर आगे के लिए जो नेक्स्ट मूवी बनाता है उसके लिए वो प्रिपेयर होता है। तो इट मीन्स उसका मेन एलिमेंट क्या हो गया मूवी का, रिएक्शन। रिएक्शन इसका मतलब प्रतिक्रिया। He says that audience have right to comment about the film when they watch it. यहाँ पर बर्गमन कहते हैं कि जब वो मूवी देखते हैं तो उसके बारे में ऑडियंस को कमेंट करने का एकदम उसका फ्री राइट होता है, उसको स्वतंत्र रूप से अधिकार होता है कि वो चाहे अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसमें कमेंट दे सकता है, और देना भी चाहिए। कमेंट किसके बारे में, मूवी के बारे में। जब वो मूवी देखे तो अपने स्वतंत्र रूप से अपने माइंड के अनुसार, कि उसको अपनी फीलिंग के अनुसार कि उसको अच्छी लगी बुरी लगी कैसी लगी, वो उसको कमेंट दे सकता है। दे शुड इंटरप्रेट द फिल्म अकॉर्डिंग टू देयर ओन माइंड। यहाँ पर बर्गमन कहते हैं कि अपने माइंड के अनुसार, अपने विवेक बुद्धि के अनुसार, दे किसके लिए यूज हुआ है, ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को क्या करना चाहिए, फिल्म को इंटरप्रेट करना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से बर्गमन ओपनली एडमिट मीन्स यहाँ है स्वीकार करना। इस तरह से बर्गमन खुले रूप से स्वीकार करते हैं दैट विदाउट ऑडियंस रिएक्शन अ फिल्म इज वर्थलेस, कि ऑडियंस के रिएक्शन के बिना एक फिल्म जो है वो वर्थलेस है, बेकार है। इट मीन्स, इसका मतलब रिएक्शन इज द ब्रिज बिटवीन अ फिल्म मेकर एंड हिज ऑडियंस। इसका मतलब जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो एक फिल्म मेकर और उसके ऑडियंस के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है। आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लग रहे होंगे। कोशिश पूरी की है उनको छोटा करने की, और बहुत इजी लैंग्वेज में, सबसे मेन बात इजी लैंग्वेज में बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट, जी हाँ अभी तो और भी क्वेश्चन आंसर्स है, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक राधे राधे।
So guys, if you like this video, so please like, share, comment and subscribe it. And also follow me on Instagram. So अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करना ना भूले. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए.